हेलो एवरीवन, लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। लॉ स्टडी के इस वीडियो अनुक्रम में आज हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अर्थात सीआरपीसी से कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। ये एमसीक्यूज पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तैयार किए गए हैं, जो झारखंड, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्य की जुडिशरी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का यहाँ डिस्कशन भी किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल हमारा ये पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं वह आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए, जिसके लिए आप बेल टैप के बटन को क्लिक कर लें। इसी तरह के आप नई वीडियो चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। वीडियो आपको पसंद आता है आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके साथी जो एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तथा अन्य विधि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन तक आसानी से पहुंच सकें। देखिए, लॉ से संबंधित जो परीक्षाएं हैं जिनके क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं, बैंक में लॉ ऑफिसर की जगह निकलती हैं, जिसमें कहीं कहीं एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाता है और कहीं कहीं नहीं किया जाता। दूसरा, रेलवे में भी विधि अधिकारी की जगह निकलती हैं और वेलफेयर ऑफिसर। रेलवे में विधि अधिकारी और वेलफेयर ऑफिसर दोनों के लिए एलएलबी मांगा जाता है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का पीसीएस, जे, एपीओ, एडीपीओ तथा अन्य विधि अधिकारियों की पोस्टें जो हैं जो विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा समय समय पर निकाली जाती हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक हमारे इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, जिससे कि वो लाभ उठा सकें। अब आप मुझे फेसबुक पेज www.facebook.com/lawstudy123 पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपको सभी वीडियोस के लिंक आसानी से प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं सीआरपीसी के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवर्तित हुआ था? उत्तर है 1 जनवरी 1973, 1 अक्टूबर 1973, 1 जनवरी 1974 तथा 1 अप्रैल 1974। तो देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो दिनांक है वो 1 अप्रैल 1974 है। 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी ये भारत में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 किस दिनांक से प्रवर्तित हुआ? देखिए, समय समय पर संहिताओं में संशोधन किए जाते रहे हैं, क्योंकि विधि को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। अपराधों की प्रवृत्ति बदलती है, अपराधों को करने का तरीका बदलता है। जब अपराध को करने के तरीके में परिवर्तन आता है तो उसी प्रकार से उसके मुताबिक हमें कानून की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारे ये जो संहिताएं हैं ये काफ़ी पुरानी बनी हुई हैं। तो समय समय पर हम इन संहिताओं में संशोधन करते रहते हैं। 2005 में संशोधन हुआ था, 2008 में संशोधन हुआ था, 2013 में संशोधन हुआ था। इस तरह से जब जब हमें आवश्यकता पड़ती है तब तब संसद के द्वारा इन अधिनियमों को बदल दिया जाता है, उनके सेक्शनों में कुछ चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ 2008 किस दिनांक से प्रवर्तित हुआ था? ये 31 दिसंबर 2008, 21 जून 2010, 31 दिसंबर 2009 और 30 सितंबर 2010। तो हमारा सही उत्तर है इसमें 31 दिसंबर 2009 को जो दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 है ये प्रभावी हुआ था, अर्थात प्रवर्तित हुआ था। तो आंसर है हमारा इसमें सी। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 कब लागू किया गया था? तो यह संशोधन अधिनियम 2005 23 जून 2006 को लागू किया गया था। अगला ऑप्शन हमें दिया है 25 मई 2006, 23 मार्च 2006 और 16 जून 2006। तो सही उत्तर हमारा इसमें ए, अर्थात 23 जून 2006। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2013 कब लागू किया गया? देखिए, जब दिसंबर 2012
कि जो दिल्ली रेपकांड की, निर्भया रेपकांड की जो घटना थी, उस घटना के बाद हमारे यहाँ भारत में सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों ही अधिनियमों में सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित कुछ सेक्शंस में संशोधन किए गए। तो इसके संबंध में थोड़ी सी समरी हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट था, ये एक्ट 2013 कहलाया और हमारे विधायिका के द्वारा, जिसमें लोकसभा ने इसको 19 मार्च 2013 को पास किया था। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस तिथि को लोकसभा ने ये अधिनियम पास किया था। जीके के हिसाब से भी हो सकता है और लॉ के हिसाब से भी हो सकता है। और राज्यसभा ने इसे 21 मार्च 2013 को पास किया था। इसके बाद राष्ट्रपति पर इस अधिनियम को जो स्वीकृति मिली थी, ये 2 अप्रैल 2013 को मिली थी, जिसमें इंडियन पेनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता में सेक्सुअल ऑफेंसेस से संबंधित सेक्शन को इसमें चेंज किया गया। कौन कौन से सेक्शन चेंज हुए, ये फिर कभी आपको किसी वीडियो में समझा दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो डेट इंपॉर्टेंट है, और 3 अप्रैल 2013 को ये जो अधिनियम है, जो चेंज होने के बाद जो प्रवर्तित हुआ था। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं जो डेट इंपॉर्टेंट है, वो एक है आपका 3 अप्रैल 2013। 3 अप्रैल 2013 को ये अधिनियम प्रवर्तित हुए थे। 2 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। 19 मार्च 2013 को लोकसभा के द्वारा पास किया गया था और 21 मार्च 2013 को इसे राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया था। और हमारे तीनों अधिनियम आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित सेक्शंस को इसमें चेंज किया गया है। तो हमारा यहाँ जो उत्तर है 3 अप्रैल 2013, 3 अप्रैल 2014, 3 मई 2014 और 1 अप्रैल 2013। तो हमारा सही जो उत्तर है वो है 3 अप्रैल 2013 अर्थात आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंध नागालैंड राज्य व जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। तीसरा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 25 जनवरी 1974 से प्रभावित हुआ अर्थात प्रभावी हुआ। और दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 2 दंड न्यायालयों की और कार्यालयों के गठन से संबंधित है। अब हम यहाँ एक एक ऑप्शन को विस्तार से समझते हैं। पहले में दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। ये सही बात है कि दंड प्रक्रिया संहिता का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो सही हो गया। दूसरा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंध नागालैंड राज्य व जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। देखिए, जो हमें एक्चुअल जो उसमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता के जो उपबंध हैं, देखिए हम देखते हैं कि इस संहिता का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। ये पहला था, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा है कि परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध नागालैंड राज्य को और जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। अर्थात 8, 10 और 11 तो लागू होंगे, 8, 10 और 11 लागू होंगे। शेष जो इनसे जो अलग उपबंध हैं वे लागू नहीं होंगे। तो यहां हमको दिया है कि 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंध नागालैंड राज्य व जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, बल्कि इनसे भिन्न उपबंध लागू नहीं होंगे, ये तो लागू होंगे। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न के मुताबिक गलत हो गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 25 जनवरी 1974 से प्रभावी नहीं हुआ था। 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति के द्वारा इसे हस्ताक्षरित किया गया था और जो प्रभावी हुआ था वो 1 अप्रैल 1974 से हुआ था। अतः ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। चौथा है कि दंड प्रक्रिया संहिता को अध्याय 2 न्यायालयों, दंड न्यायालयों की और कार्यालयों के गठन से संबंधित है। ये सही है कि जो चैप्टर 2 है वो
दंड न्यायालयों और कार्यालयों के गठन से संबंधित है। अतः हमारा जो आंसर ठीक है वो 1 और 4 है। अतः हमारा जो ऑप्शन है वो डी होगा। अगला है कि नागालैंड राज्य पर दंड प्रक्रिया संहिता की कुछ प्रावधानों के लागू न होने के कारणों का उल्लेख उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस बात में किया है। तो देखिए, ये जो उच्चतम न्यायालय ने जो प्रावधान किया है, ये नागालैंड राज्य बनाम रतन सिंह के मामले में इसमें डिसीजन दिया था, जो कि नागालैंड राज्य में दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रावधानों को लागू न होने के संबंध में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यायिक शक्ति प्रदान करना, विधायिका को कार्यपालिका से पृथक करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना और कार्यपालिका से राजस्व कार्यों को पृथक करना। तो देखिए, ये आप सब लोग आसानी से समझ रहे होंगे कि इसका जो सही उत्तर है वो सी है, अर्थात न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों ही गलत हैं, तो आंसर है हमारा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमानती अपराध से क्या अभिप्राय है। देखिए, एक होता है जमानती अपराध और एक होता है अजमानती अपराध। तो जमानती अपराध में व्यक्ति जमानत पाने का हकदार होता है, हक के साथ न्यायालय में कह सकता है कि प्रार्थी को जमानत दी जाए। और अजमानती अपराध में यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि न्यायालय संबंधित अभियुक्त को जमानत देता है या नहीं देता है। हमें उत्तर में ऑप्शन दिए हुए हैं कि केवल वह अपराध जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में अजमानती बताए गए हैं। बी है कि वह सभी अन्य अपराध जो कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम सूची में या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि द्वारा जमानती अपराध नहीं बताए गए हैं। देखिए, जमानती अपराध की परिभाषा यह है कि जो जमानती बनाए गए हैं। अब जमानती नहीं है तो वो अजमानती हैं, और वो प्रथम अनुसूची में, देखिए पहली अनुसूची में ये स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। आप कॉलमों को देखेंगे इसमें तो आपको स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि सभी आरोप जो भी लगाए जाते हैं उन सब आरोपों में कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा गैर जमानती या अजमानती है, आप सब स्पष्ट रूप से उसमें देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि ऐसे अपराध जिसके लिए पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है और ऐसे अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो हमें यहाँ परिभाषा के अकॉर्डिंग चलना है कि परिभाषा क्या कह रही है। परिभाषा जो बताती है अजमानती अपराध को, उसके विषय में हम देखेंगे कि यहाँ जमानती अपराध को बताया गया है कि ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो कि प्रथम अनुसूची में जमानती दर्ज के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के द्वारा उसे जमानती बताया गया है या बनाया गया है, और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। तो जस्टिस का अपोजिट कर दीजिए इसमें, तो वो अजमानती अपराध आ जाएगा। तो इसके आधार पर हमारा जो ऑप्शन बनता है वो है बी। अगला है कि दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है। कारण है कि कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। उत्तर में कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, और कथन गलत है किंतु कारण सही है। अब देखिए, यहां दंड विधि का उद्देश्य है कि अपराध रोके जाएं, ये ठीक है, कथन सही है। और कारण में ये लिखा हुआ है कि कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब प्राइवेट व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, तो ये बात तो ठीक है। कथन भी सही है, कारण सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों चीजें अपने आप में ठीक हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गलत उत्तर बताइए। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन यहां 4 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें 3 सही है और 1 गलत है। वो हमें देखना है कि जांच न्यायालय के द्वारा की जाती है, जांच आरोप विरचित करने के बाद की जाती है, जांच आरोप विरचित करने से पूर्व की जाती है, और जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम जांच को देख लेते हैं कि जांच क्या है।
देखिए जांच से अविपरीत है, विचारण से भिन्न। ट्रायल की बात नहीं की गई है, विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो कि इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाए। विचारण से भिन्न है, ट्रायल की बात नहीं की जा रही है, ट्रायल से भिन्न बात है। और ऐसी प्रत्येक जांच जो कि इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाए। तो हमारा पहला ऑप्शन है जांच न्यायालय के द्वारा की जाती है, ये सही है। दूसरा है कि जांच आरोप विरचित करने के बाद की जाती है। तीसरा जांच आरोप विरचित करने से पूर्व की जाती है और जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। तो देखो पहला ठीक हो गया और चौथा ठीक हो गया कि जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। अब आती है बात कि जांच आरोप विरचित करने से पूर्व की जाती है या जांच आरोप के बाद की जाती है। तो जब आरोप लगेगा, आरोप जांच करने के बाद लगाया जाता है। देखिए पूरी प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले अन्वेषण किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी जांच की जाती है और जांच के बाद फिर उसका विचारण किया जाता है। अन्वेषण, जांच और विचारण। तो जांच आरोप विरचित करने के बाद की जाती नहीं, जांच आरोप विरचित करने से पूर्व की जाती है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है इसमें बी, अर्थात जांच आरोप विरचित करने के बाद की जाती है। ये गलत है, बाकी पूरा आपका ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा, केवल पुलिस अधिकारी के द्वारा, सत्र न्यायालय के द्वारा या मजिस्ट्रेट कार्यालय के द्वारा। तो जांच जो की जाती है वो केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। अभी हम इसको पढ़ चुके हैं, ऑप्शन है हमारा ए। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, आरोपी को रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में रख सकता है और आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझता। तो देखिए संज्ञेय अपराध जब किया जाता है, संज्ञेय अपराध की जो सूचना है वो किसी थाने के भाषात्मक अधिकारी को दी जाती है और ये सेक्शन 154 है सीआरपीसी का, जिसमें किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने की सूचना दी जाती है। और संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। इसके लिए उसे वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो अर्थात हमारा आंसर इसमें है बी। देखते हैं मैं संज्ञेय अपराध की परिभाषा को। तो संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अविपरीत है जिसके लिए और संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अविपरीत है जिसमें कि पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो हमारा जो आंसर था कि आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि संज्ञेय अपराध की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C के द्वारा बताई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो कि परिभाषा के अनुसार लागू नहीं होता। ए है कि पुलिस में जिसके बारे में प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाती है, मजिस्ट्रेट ही जिसके बारे में संज्ञान कर सकता है, ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से कम की सजा वाला अपराध हो और ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से अधिक की सजा वाला अपराध हो। तो देखिए पहला ऑप्शन जो कि पुलिस में जिसके बारे में प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, ये सही है कि संज्ञेय अपराध की सूचना किसी थाने भाषात्मक अधिकारी को 154 सीआरपीसी के तहत दी जाती है। मजिस्ट्रेट जिसके बारे में संज्ञान करता है, हाँ ये बात ठीक है कि मजिस्ट्रेट जो है किसी इस तरह के मामलों में संज्ञान लेता है। ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से कम की सजा और ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से अधिक की सजा। तो देखिए 2 वर्ष से कम की सजा का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि संज्ञेय मामलों का मैटर होता है और 2 वर्ष से अधिक की सजा के जो मामले हैं वो सब संज्ञेय मामलों की श्रेणी में आते हैं। तो 2 वर्ष से अधिक की सजा वाला मामला जो है वो संज्ञेय मामलों में आता है। तो ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से कम की सजा वाला अपराध हो अर्थात सी ऑप्शन जो है वो लागू नहीं होता है। तो हमारा सही उत्तर है यहाँ पर सी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है। पहला है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है इंक्वायरी एवं इन्वेस्टिगेशन, तीसरा है इंक्वायरी एवं ट्रायल और चौथा है ट्रायल एवं इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए न्यायिक प्रक्रिया में जो आता है एक जांच आती है और दूसरा विचारण आता है अर्थात इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल ये एक न्यायिक प्रक्रिया है।
इन्वेस्टिगेशन न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है वो पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है, और जांच और विचारण जो है ये न्यायालय के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। तो पहला ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। जांच एवं अन्वेषण, यहाँ अन्वेषण नहीं है, दूसरा भी गलत हो गया। चौथा विचारण एवं अन्वेषण, ये भी नहीं है। हमारा सही है इसमें सी, अर्थात जांच और विचारण ये न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाते हैं, इसीलिए ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। तो सही आंसर है हमारा इसमें सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, बिल्कुल ठीक है, जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। जांच एक न्यायिक कार्रवाई नहीं है, जांच एक न्यायिक कार्रवाई है तो मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। जांच का उद्देश्य कुछ तथ्यों की सत्यता अथवा असत्यता को सुनिश्चित करना होता है, ये बात भी ठीक है कि जांच का जो उद्देश्य है वो कुछ तथ्यों की सत्यता अथवा असत्यता को सुनिश्चित करना होता है। और आपराधिक मामलों का द्वितीय चरण जांच है, ये भी ठीक है कि आपराधिक मामलों का द्वितीय चरण जांच है। फर्स्ट, पहला चरण अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन, सेकंड जांच, और थर्ड स्टेप ट्रायल। इस तरह से 3 स्टेप होते हैं, अन्वेषण, जांच और विचारण। तो पहला जो उत्तर है वो जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, ठीक है। दूसरा, जांच एक न्यायिक कार्रवाई नहीं है, यही गलत है, जो बी ऑप्शन है वो गलत है। अतः सही उत्तर है हमारा इसमें बी। कि पूछा है हमसे कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। जांच का उद्देश्य कुछ तथ्यों की सत्यता और असत्यता को सुनिश्चित करना होता है, यह भी ठीक है। और आपराधिक मामलों का द्वितीय चरण जांच है, यह भी सही है। किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है पुलिस अधिकारी द्वारा, कार्यपालक अधिकारी द्वारा, तहसीलदार द्वारा या न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। तो किसी भी अपराध का जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वो पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है, कार्यपालक अधिकारी, तहसीलदार तथा न्यायिक दंडाधिकारी किसी भी अपराध का इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। न्यायिक दंडाधिकारी जांच करते हैं और पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करता है। तो सही ऑप्शन है हमारा ए। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही है? संबंध मामला वह है जो वारंट मामला नहीं है। संबंध मामला वह है जिसमें जमानत की आवश्यकता नहीं है। संबंध मामला वह है जिसके द्वारा चोरी के अपराध को विचारण किया का होता है। और संबंध मामला वह है जिसके विचारण के दौरान केवल संबंध भेजा जाता है। देखिए, हम संबंध मामले को एक बार समझ लेते हैं। संबंध मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो कि किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। अर्थात संबंध मामला वह मामला है जो कि वारंट मामला नहीं है। तो सही उत्तर है हमारा इसमें ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मजिस्ट्रेट, पहला है कि मजिस्ट्रेट का न्यायालय करता है। तो देखिए, मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय करता है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, तो पहला हमारा गलत हो गया। मजिस्ट्रेट का न्यायालय अन्वेषण नहीं करता, जांच करता है और विचारण करता है। दूसरा दिया हमको कि इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है। तो साक्ष्य एकत्र करना ये इन्वेस्टिगेशन में आता है। जो भी व्यक्ति, जो भी अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करता है उसका कार्य होता है कि वे साक्ष्यों को एकत्र करें। जांच के समय तो केवल मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा उन सभी साक्ष्यों की जांच की जाती है कि ये सही हैं या गलत हैं। तो इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना नहीं होता, अतः दोनों गलत हो गए। तीसरा है कि यह साधारणतः आपराधिक मामलों का दूसरा चरण है। हाँ, आपराधिक मामलों का दूसरा चरण जांच होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। पहला चरण इन्वेस्टिगेशन है, दूसरा चरण जांच है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है। अगला है कि यह न्यायिक कार्रवाई नहीं है, अन्वेषण ठीक है, इन्वेस्टिगेशन न्यायिक कार्रवाई नहीं होती। इसका जो उद्देश्य है वो केवल साक्ष्य एकत्रित करना होता है। तो हमारे 2 ऑप्शन बन रहे हैं, तीसरा और चौथा। अतः इसके मुताबिक जो आंसर है हमारा वो है डी, अर्थात 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अन्वेषण पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, अन्वेषण पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है।
अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना है। यह भी ठीक है कि इन्वेस्टिगेशन जब एफआईआर दर्ज होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है तो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य होता है साक्ष्यों को एकत्रित करें जो भी इन्वेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी है। तीसरा है कि अन्वेषण एक न्यायिक कार्रवाई है, अन्वेषण न्यायिक कार्रवाई नहीं है, ये गलत है। और अन्वेषण न्यायिक कार्रवाई नहीं है, ये सही है कि अन्वेषण न्यायिक कार्रवाई नहीं है। तो सही कथन बताइए। तो पहला, दूसरा और चौथा। अन्वेषण एक पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना है और इन्वेस्टिगेशन न्यायिक कार्रवाई नहीं है। तो सही उत्तर है हमारा पहला, दूसरा और चौथा, अतः आंसर है हमारा इसमें बी। अगला प्रश्न है, असंज्ञेय अपराध के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऐसे मामले का अन्वेषण केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही हो सकेगा। असंज्ञेय मामले के संबंध में का अन्वेषण केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही हो सकेगा। ऐसे मामलों का अन्वेषण पुलिस अधिकारी कभी भी किसी भी तरह कर सकता है। ऐसे मामले का अन्वेषण राज्य शासन की अनुमति से किया जा सकता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए, असंज्ञेय मामलों के संबंध में जो इन्वेस्टिगेशन का कार्य है वो अन्वेषण केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति से हो सकता है। तो सही उत्तर है इसका ए। ये अभी हम आपको काफी समझा चुके हैं। असंज्ञेय मामलों में असंज्ञेय अपराध से क्या अभिप्राय है? ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा। बिना वारंट के जो गिरफ्तार करने वाली बात आती है वो केवल संज्ञेय मामलों में आती है। तो असंज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी वारंट के बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, ये गलत है। ये संज्ञेय में गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती और पुलिस के विवेक पर गिरफ्तार किया जा सकता है या परवादी के निवेदन पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ये दोनों ही नीचे वाले ऑप्शन गलत हैं। बी सही है, क्योंकि ऐसे अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। असंज्ञेय मामलों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और इसका जो संज्ञेय मामलों का जो इन्वेस्टिगेशन है वो मजिस्ट्रेट के आदेश से किया जाता है। अगला है, वारंट मामला वह मामला है। तो देखिए, वारंट मामला क्या मामला है कि जिसमें कि प्रथम बार में केवल वारंट जारी किया जा सकता है, जिसमें विचारण केवल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा ही किया जा सकता है, जो कि किसी मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि तक के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है। तो हमें यह परिभाषा देखनी है। परिभाषा के मुताबिक जो एक्चुअल परिभाषा जो बनती है वो ये है कि ऐसा मामला जो कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय मामला है, उसे हम वारंट मामले में लेकर के आते हैं। अर्थात ऑप्शन है हमारा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं है? निर्देश, पुनरीक्षण, पुनर्वालोकन और उपरोक्त सभी। तो देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता में निर्देश का प्रावधान है, पुनरीक्षण का प्रावधान है, पुनर्वालोकन का प्रावधान नहीं है। तो जो सही उत्तर है हमारा वो सी है कि पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है। आप मुझे देख करके बताएंगे कि निर्देश और पुनरीक्षण ये किस सेक्शन में है सीआरपीसी के में, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। अगला प्रश्न है, अन्वेषण का उद्देश्य है अभियुक्त को गिरफ्तार करना, अभियुक्त को दंड देना, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काफी मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के विषय में बता चुका हूं, तो आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टिगेशन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है साक्ष्य एकत्रित करना। अभियुक्त के विरुद्ध केवल साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन जो करने वाला होता है वो थाने का इंक्वायरी ऑफिसर होता है, जिसको संबंधित मामले, संबंधित जो अपराध है उसके संबंध में इंक्वायरी ऑफिसर आईओ बनाया जाता है। और वो जो है जिस पक्ष के साथ, जो पीड़ित पक्ष है उसके संबंधित, उनके संबंध में साक्ष्य एकत्रित करेगा और उसके जो गवाह हैं उन गवाहों के बयान दर्ज करेगा। तो वो जो है इन्वेस्टिगेशन करता है और साक्ष्यों को एकत्रित करता है। तो सही उत्तर है हमारा इसमें सी। देखिए, प्रश्न एक ही प्रश्न को कई कई प्रकार से पूछा जाता है, वो सब चीज मैंने आपको यहाँ पे दी है। 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है। 2 वर्ष से अधिक, देखिए 2 वर्ष तक के मामले और 2 वर्ष से अधिक के मामले।
संबंध मामले से, वारंट मामले से, उपरोक्त दोनों से और छोटे मामलों से। तो 2 वर्ष से अधिक की अवधि के जो मामलों का जो संबंध होता है वो वारंट मामलों से होता है। 2 वर्ष तक के मामले जो है वो संबंध मामलों की श्रेणी में आते हैं, 2 वर्ष से अधिक के मामले वारंट मामलों में आते हैं। तो ऑप्शन उत्तर हो गया हमारा यहाँ पर बी। संबंध मामले से ऐसा मामला अवप्रेत है जो कि किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। और वारंट मामले से ऐसा मामला अवप्रेत है जो कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है। तो आप 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, वो पूरा आपका वारंट मामला आता है। तो सही उत्तर हो गया इसमें हमारा वारंट मामला। 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय जो मामले हैं वो वारंट मामले हैं। आंसर हो गया इसमें बी। गलत कथन को बताइए। संज्ञेय अपराध में पुलिस दंडाधिकारी के आदेश या वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध में पुलिस दंडाधिकारी के आदेश या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। एक प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि संज्ञेय अपराध कर रहा है गिरफ्तार कर सकता है। और तीसरा है कि कोई मजिस्ट्रेट किसी अपराधी को जब कोई अपराध उसकी उपस्थिति में और उसके क्षेत्राधिकार के भीतर कार्य किया गया हो तो गिरफ्तार कर सकता है। और उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। तो देखिए, संज्ञेय अपराध में पुलिस जो है वो दंडाधिकारी के आदेश या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है कि संज्ञेय अपराध में जब संज्ञेय अपराध की जो शिकायत है 154 के तहत, सीआरपीसी के तहत थाने में दर्ज की जाती है, वो संज्ञेय मामला होता है। उसके तहत पुलिस जो है बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, असंज्ञेय मामले में नहीं कर सकती। तो पहला ठीक हो गया। दूसरा, एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो संज्ञेय अपराध कर रहा है गिरफ्तार कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, एक मजिस्ट्रेट भी जो इसकी क्षेत्राधिकार के भीतर कोई ऐसा कार्य होता है जो उसकी उपस्थिति में हो रहा है तो वो उसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तीनों सही है। और चौथा है कि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। अतः सही उत्तर हमारा डी है, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। अगला है पीड़ित व्यक्ति से अभिप्राय है। देखिए, पीड़ित व्यक्ति का जो मामला है, पीड़ित व्यक्ति को जो परिभाषा जो बताई गई है और मैंने पुराने वीडियोज में डाला हुआ है कि पीड़ित व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति कहा गया है जिसे उस कार्य या लोप के कारण, कार्य होता है कार्य का करना और लोप होता है कार्य का न करना, अर्थात किसी व्यक्ति को कार्य किए जाने से या कार्य के न किए जाने से कोई क्षति पहुंचती है, कोई हानि होती है। वो क्षति उसकी बॉडी को हो सकती है, उसके माइंड को हो सकती है, उसे मानसिक क्षति हो सकती है, उसे शारीरिक क्षति हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को हो सकती है। किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाई जा सकती है या क्षति कारित हुई है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी है। उसका संरक्षक भी हो सकता है और उसका विधिक वारिस भी हो सकता है। संरक्षक में अगर मान लीजिए ए, बी और सी, मान लीजिए ए का पुत्र बी है और बी का पुत्र सी है। यदि बी प्रताड़ित किया जाता है, बी पीड़ित है, तो बी का संरक्षक हो गया इस समय ए और बी का जो वारिस है वो हो गया सी। तो ए भी पीड़ित पक्ष के अंतर्गत आएगा और सी भी पीड़ित पक्ष के अंतर्गत आएगा। ए भी पीड़ित पक्ष में आएगा क्योंकि वो उसका संरक्षक है बी का, और सी जो है वो बी का वारिस है। अगर ये इसका पुत्र है और ये इसका पुत्र है तो बी का वारिस सी है, अतः सी भी प्रताड़ित है, सी भी पीड़ित पक्ष के अंतर्गत है। और ए क्योंकि बी का पिता ए है तो ए भी पीड़ित पक्ष के अंतर्गत आएगा। अतः दी हुई परिभाषा के अनुसार कि पीड़ित व्यक्ति से क्या अभिप्राय है। अभियुक्त के कार्य व लोप से प्रभावित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति का संरक्षक। देखिए, कार्य व लोप से प्रभावित व्यक्ति, पूरी बात यहाँ पर सेक्शन की जो दे दे, पीड़ित कार्य और लोप से प्रभावित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति का संरक्षक, पीड़ित व्यक्ति का विशेष उत्तराधिकारी और उपरोक्त सभी। अर्थात जो सही उत्तर है वो डी है। अर्थात आप एक स्थिति में अपने आप को मान लीजिए, स्वयं आप हो गए, आपके फादर हो गए, यहाँ पे हम सेल्फ हो गए और हमारा बेटा हो गया। तो यदि हमको पीड़ित किया जाता है तो हमारे संरक्षक हमारे पिता हैं, तो ये भी पीड़ित के अंतर्गत आएंगे। और हमारा पुत्र जो कि हमारा वारिस है
वो भी पीड़ित शब्द के अंतर्गत आता है। अतः सही उत्तर हमारा यहाँ पर डी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी कोई समस्या है तो वो भी आप मुझसे पूछ लीजिए। देखिए, थोड़ा सा सेक्शन को यहाँ जब मैं प्रश्न बताता हूँ तो आप बुक लेकर के या बेरेक्ट लेकर के जरूर बैठें, जिससे कि उस परिभाषा को आप अच्छी तरह देखें, समझें और फिर उसका एनालिसिस करें। तो ऐसा नहीं है कि सेक्शन समझ में नहीं आएंगे। मानता हूं कि थोड़ी सी लैंग्वेज टफ होती है, लेकिन समझ में आ जाएगी। बार बार पढ़ेंगे, एक चीज को बार बार पढ़ेंगे तो समझ में जरूर आएगा। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो सभी साथी हैं वो इसका लाभ उठा सकें। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक ऐसे वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके पास सुविधा नहीं है। मैं देखता हूँ मेरे पास फेसबुक, व्हाट्सएप पर और काफ़ी लोगों के कमेंट और फ़ोन भी आते हैं, तो उनके पास वो कहते हैं कि सर इतनी सुविधा नहीं है हमारे पास कि हम कोचिंग वगैरह कर सकें, और ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं लेकिन उनकी इच्छा है पढ़ने की। तो मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक इन वीडियोज़ के लिंक को फैलाएँ, जिससे कि आपके जो सभी साथी हैं वो इसका लाभ उठा सकें। So thank you for watching.